हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए इंस्टीट्यूट। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका राठौर, आप लोगों की फिजिक्स टीचर। आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स को हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बहुत ही डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, बेसिक चीजों को भी यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्रिस्टल क्लियर रहे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज की हमारी क्लास के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उनमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का हमारे डेली लाइफ में क्या इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ पे हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की प्रेजेंस को हमारी डेली लाइफ में देख सकते हैं। तो वो चीज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो दिस विल बी आवर वेरी फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा है, हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। एंड थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर टुडेज क्लास इज टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमारी आज की क्लास के 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो गए। सबसे पहला, डे टू डे लाइफ में क्या इन्वॉल्वमेंट है इस चैप्टर का। दूसरा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। और थर्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। आईपीए इंस्टीट्यूट पे अभी 3 बैचेस करंटली रनिंग है। पहला बैच है निर्माण बैच, दैट इज फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। दूसरा पराक्रम बैच जो क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए है। और तीसरा अभ्यास बैच जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए है। अगर की फीचर्स की बात की जाए आईपीए इंस्टीट्यूट के इन बैचेस की, तो इनमें सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है डीआरटी का, दैट इज डेली रिविजन टेस्ट। इसके अलावा आपको यहाँ पे डेली पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पेरेंट ऐप का एक्सेस मिलेगा जिसमें आप डेली अपना टाइम टेबल, अटेंडेंस, डीआरटी के मार्क्स, इन सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। डेली प्रोग्रेस को वहां पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डेली डाउट रेजोल्यूशन के साथ साथ आपको वीकली डाउट रेजोल्यूशंस भी मिल रहा है इन बैचेस में। वन ऑन वन मेंटोरशिप भी मिलेगी। एंड अगर आप इन तीनों बैच में से किसी में भी एनरोलमेंट करवाते हैं तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आप लोगों को फ्री में यहाँ पे मिलने वाली है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सबसे पहले हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को समझते हैं, उसके बाद में डे टू डे लाइफ से रिलेटेड कुछ फिनोमेनास की बात करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्ड बना हुआ है दैट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, वन इज इलेक्ट्रो एंड अनदर वन इज स्टैटिक। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एंड स्टैटिक से हमारा मतलब है एट रेस्ट। तो if we are studying electrons at rest, then that topic will be covered under the category of electrostatics. तो electrostatics exactly क्या हो गया? Electrostatics हमारा हो गया, it is the study of electrons at rest. क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है वो दोनों ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर ही स्टडी करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती है उसमें हमारे पास में सबसे पहला एग्जाम्पल है लाइटनिंग का। जब भी मौसम खराब होता है तो हमें बादल गरजते हुए सुनाई देते हैं, हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। जो बिजली चमक रही है उसका कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ते हैं। यहां से हम उसको रिलेट करके आंसर ढूंढ पाते हैं कि आखिर बिजली कैसे चमकती है, ये जो लाइटनिंग का फिनोमेना है ये होता कैसे है। देन सेकंड, आप लोगों ने बहुत बार ड्राई वेदर जब भी होता है उस टाइम ऑब्जर्व किया होगा, अगर किसी भी गेट के हैंडल को हम हाथ लगाते हैं तो हमें एक हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या फिर ऐसे लगता है कि जैसे करंट लगा हो। एंड इट हैपेंस मोस्टली इन द ड्राई सीजन। तो इसके पीछे भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ही है। तो दूसरा हो गया हमारा इलेक्ट्रिक शॉक जब भी हम किसी हैंडल को टच करते हैं ड्राई सीजन में। थर्ड इज
द क्रैकलिंग साउंड व्हाइल रिमूविंग द वुलन क्लोथ्स। जब भी सर्दियों में आपने स्वेटर को रिमूव किया, अगर अंधेरा कमरा है तो आपको छोटे छोटे स्पार्क्स भी दिखाई देंगे और साथ में आपको एक क्रैकलिंग साउंड भी सुनाई देता है। That will also be explained with the help of electrostatics only। तो हम यहाँ पे थर्ड एक नेचुरल फिनोमिना लिख लेते हैं, क्रैकलिंग साउंड एंड sparks while removing the woolen clothes। इसके अलावा क्लास 7th में आप लोगों ने एक एक्टिविटी करी होगी, जिस एक्टिविटी में हम एक स्केल लिया करते थे, उसे अपने बालों से बहुत तेजी से रब करते थे और पेपर के बहुत छोटे छोटे पीसेस को उससे उठाने का ट्राई करते थे। तो जो ये क्लास 7th में हमने एक्टिविटी की है सबसे पहले, उसके बाद क्लास 10th में भी आपने इसको एक्सपीरियंस किया होगा, दैट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेंगे तो यहाँ पे ये जितने भी नेचुरल फिनोमेनाज है जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में देखते हैं, उनको बहुत इजीली कॉन्सेप्ट्स के साथ एक्सप्लेन कर पाएंगे। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे आता है, दैट इज ऑफ चार्ज, कि आखिर ये चार्ज क्या होता है, किस तरह से चार्ज की फॉर्मेशन होती है, क्या प्रॉपर्टीज है चार्ज की, वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले हम एक बार फ्रिक्शन को समझते हैं। ये क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं जो फ्रिक्शन वर्ड है। फ्रिक्शन का मतलब है अगर कोई भी दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, एक दूसरे से रबिंग हो रही है, तो इसका मतलब हम इसे फ्रिक्शन बोल देते हैं। तो अभी अभी मैंने आप लोगों से कहा कि हम एक स्केल लेते थे क्लास 7th में, उसे हमारे बालों से रब करते थे, तो मतलब वहां पे फ्रिक्शन हो रहा है। और फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा था, उस स्केल के ऊपर कुछ चार्जेस आ जाते थे और हम उन पेपर के पीसेस को इजीली उठा पाते थे। तो जो ये जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ये चार्जेस के ट्रांसफर को देख रहे हैं, उसे हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के अंडर भी स्टडी करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे एक टॉपिक है, दैट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कुछ भी नहीं है, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, फ्रिक्शन वहां पे प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों को मिल रहा है या कुछ इलेक्ट्रिक फिनोमेनास दिखाई दे रहे हैं, तो दे विल बी कंसीडर्ड अंडर द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। देन comes the concept of electric charge, that is the important concept of this chapter। इलेक्ट्रिक चार्ज से हमारा मतलब है किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है और एक्सर्ट कर सकता है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत बार अनकॉन्शियस माइंड में या फिर केमिस्ट्री में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ रखा है, तो हम चार्ज को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इसका जो रियल मीनिंग है वो यही है कि ऐसी कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है या कोई दूसरे मटेरियल्स पे एक्सर्ट करता है, दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी अभी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेशन बोला, वो इस फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इट इज एक्सर्टिंग और एक्सपीरियंसिंग द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। जो चार्ज है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी से हमारा मतलब होता है कि जिस क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो जो भी चार्जेस होंगे दे विल बी हैविंग ओनली द मैग्नीट्यूड, दे विल नॉट हैव द डायरेक्शन। और अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास में डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो हम उसके जितने भी एडिशन होते हैं वो सारे नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को वेक्टर सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चार्जेस के जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे वो सबके सब नॉर्मल एल्जेब्रिक ऑपरेशन से हो जाएंगे। इसी के साथ जो स्केलर, ये हमारी जो स्केलर क्वांटिटी एक चार्ज है, उसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम। कूलाम नाम के एक साइंटिस्ट थे और उन साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज को एसआई यूनिट दी गई कूलाम। एसआई यूनिट इसकी कूलाम है। अगर हम यहीं पे इसके सीजीएस सिस्टम में यूनिट की बात करें तो सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है ईएसयू।
और जो ये ESU है इसे हम लोग स्टेट कूलाम के नाम से भी जानते हैं. दिस इज ऑल्सो नॉन एज स्टेट कूलाम. If we need to convert this SI unit into the CGS system, तो हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं बहुत आराम से. 1 कूलाम जो हमारा है दैट इज इक्वल टू 3 into 10⁹ ESU. आप ESU को स्टेट कूलाम्स भी लिख सकते हैं. So the SI unit is Coulomb, the CGS unit is state Coulomb, or you can say the ESU. Then there comes the concept of positive or negative charge. There are two types of charges. One we call the positive charge, another we call the negative charge. So now let's study about the types of charges. Types of charges. Types of charges. सबसे पहले हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज एंड देन वी हैव द नेगेटिव चार्ज. सबसे पहले तो मतलब समझते हैं कि आखिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है. आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारे आसपास में जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं वो सब की सब एटम से मिलकर बनी हुई है. तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है एटम. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम. अगर एटम के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है. इसका जो सेंटर है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और चारों तरफ कुछ इसकी ऑर्बिट्स है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है. अब जितने भी एटम्स है उनमें देयर विल बी सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसी को हम लोग एटॉमिक नंबर के नाम से भी जानते हैं. तो कोई भी एटम होता है उसका एक एटॉमिक नंबर होता है, और वो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, उस पर्टिकुलर एटम में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. अगर कोई एटम न्यूट्रल स्टेट में है, न्यूट्रल स्टेट का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उसके बराबर होने चाहिए, तो उसे हम न्यूट्रल स्टेट कहते हैं. और ऐसी वाली कंडीशन में जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन. जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज व्हाइल द प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज. ये दोनों बराबर रहेंगे. ठीक है, अभी ये एटम है ये न्यूट्रल कंडीशन में है, लेकिन जितने भी एटम्स होते हैं उनकी एक टेंडेंसी होता है, उनका एक स्वभाव है, नेचर है कि वो सब स्टेबल होना चाहते हैं. और स्टेबल होने के लिए कंडीशन है कि उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो कंप्लीटली फिल होनी चाहिए. क्या है हमारे पास में कंडीशन, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट शुड बी कंप्लीटली फिल्ड, तभी हम किसी एटम को स्टेबल कहेंगे, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होगा. और अब एटम की टेंडेंसी है कि वो स्टेबल होना चाहता है, तो इनकेस अगर किसी भी एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं तो वो ट्राई करेगा कि किसी से उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले ताकि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिल हो जाए और वो स्टेबल हो जाए. वहीं अगर उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे हम कहते हैं नॉर्मली अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कंप्लीटली फिल्ड है और वो जितना जो भी एटम है वो स्टेबल कहा जाएगा. अगर 8 से ज्यादा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो वो क्या करेगा, लूज करना चाहेगा. अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो वो गेन करना चाहेगा. तो दिस विल बी द टेंडेंसी. अब गेन एंड लॉस के अलावा उसके पास एक ऑप्शन और है स्टेबिलिटी गेन करने का, दैट इज शेयरिंग प्रोसेस. वो आपस में एक दूसरे से शेयर करके कि तुम मेरे वाले इलेक्ट्रॉन्स को रख लो, तुम मेरे वालों को, और ऐसे शेयरिंग करके ऑल्सो दे कैन बिकम स्टेबल. तो अब हम यहाँ पे कहा कि एटम जो भी है वो स्टेबल होना चाहता है और स्टेबिलिटी की कंडीशन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट शुड बी कंप्लीटली फिल्ड, और अब उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखने वाली वो ये है कि जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और प्रोटॉन्स कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में या लॉस एंड गेन में पार्टिसिपेट नहीं करते. दे आर स्ट्रांगली बाउंड बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. वो कभी भी बाहर नहीं जाएंगे. जितना भी एक्सचेंज होता है, जितने भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होते हैं, वो सब इन इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं जो बाहर के ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, इतनी थ्योरी हमें पता चल गई. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम एंड क्लोरीन का.
और समझते हैं कि आखिर कैसे ये स्टेबिलिटी को अचीव करेंगे। जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में है 11 के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं दे आर इक्वल टू 11। ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम यहां पे है। अब तुम देखो, जैसे तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो तुमने क्या देखा कि यहाँ पे पहली ऑर्बिट में 2 है, इट मींस दिस इज कंप्लीटली फिल्ड। सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन थर्ड वाली जो ऑर्बिट है उसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले या फिर किसी को ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि इसकी आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। अब किसी से 7 लेना दैट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो ये क्या करेगा, ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को लूज करना चाहेगा, किसी को देना चाहेगा ताकि ये पूरी ऑर्बिट हमारी खत्म हो जाए और 2 8 दोनों ऑर्बिट्स कैसी हो गई, कंप्लीटली फिल हो गई। क्लियर इतनी बात? तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखेगा। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल इसने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो यहाँ पे लॉस हो गया इसका। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो पहले जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 11 थे, अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, अब ये 10 रह गए। पहले जो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 थे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी 11 ही है, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, प्रोटॉन कहीं नहीं जाएगा, उसकी शेयरिंग कोई नहीं करेगा, उसका गेन एंड लॉस भी कोई नहीं करेगा। दैट इज बाउंडेड बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। आप यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर 10, प्रोटॉन्स आर 11। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव चार्ज तो कितना है, नेगेटिव चार्ज हमारा 10 के बराबर है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो 11 के बराबर है। कहने का मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा है। तो ये जो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ तो हम यहाँ पे लिख देते हैं Na+। ये जो प्लस है ना, इसी को कहा जाता है पॉजिटिव चार्ज। अभी हमने 2 चार्ज बोले, एक नेगेटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, ये वाला प्लस, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। और ये कहां से आया, ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता तो फिर हमारे पास में ये क्या हो जाता, ये इट वुड हैव बिकम 2+, तो Mg2+ हो गया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है तो चार्ज कितना हो जाता, 3+ के बराबर हो जाता। तो दिस इज हाउ दे एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। नाउ लेट्स कम टू द नेगेटिव। नेगेटिव कैसे मिलेगा हमें, वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। अगर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो 17 है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर की बात करें, दिस इज ऑल्सो 17, दैट इज नेगेटिव चार्ज, अभी जब ये न्यूट्रल कंडीशन में है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम को स्टेबल होने के लिए तीनों ऑर्बिट्स का कंप्लीटली फिल होना जरूरी है। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है, ऑल क्लियर। दूसरी 8 इलेक्ट्रॉन, ऑल क्लियर। लेकिन आप तीसरी ऑर्बिट में जाओ, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 है, इसका मतलब या तो एक किसी से गेन कर ले या फिर 7 किसी को लूज कर दे। द डिफिकल्ट पार्ट इज लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन और इजी पार्ट इज एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम समवन एल्स। तो ये क्या करेगा, कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हमने कहा इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन कर लिया। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हो गए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ 18 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी कितने हैं, 17। तो आप देखो क्या यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, एक नेगेटिव ज्यादा होते ही हम यहाँ पे लिख देंगे Cl-। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव नाम का क्या मतलब है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो हम यहाँ पे नाम बोल रहे हैं वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने ये नाम दिया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
पहले इनका कुछ और नाम था लैटिन वर्ड में, विट्रस, रेजिनिवस, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, इनके नेचर के साथ में मैच नहीं कर रहा था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने इनको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दे दिया। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव नाम दे दिया, लेकिन बाद में जब बहुत सारी और डिस्कवरीज हुई तो ऐसा बोला गया कि जो हमने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज दिया उसके बजाय हमें इलेक्ट्रॉन को कौन सा चार्ज देना चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज देना चाहिए था। नाम ही तो दिया है हमने इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज नाम दिया है, तो ये बाद में बोला गया कि इसको नेगेटिव ना कह के इसको पॉजिटिव कहना चाहिए था, और जो हमने प्रोटॉन को पॉजिटिव बोला वो कैसा होना चाहिए था, दैट शुड हैव बीन नेगेटिव। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि उन्होंने कुछ नेमिंग करी और उस नेमिंग को अब बात कह रहे हैं कि ये उल्टा होता तो ज्यादा बेटर होता। अब इसका कारण क्या है, तुम लोगों ने क्लास 10th में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है I is equal to Q upon T, charge, the rate of flow of charge, Q upon T. Then we studied about the direction of electric current. Direction of electric current में हम लोगों ने कहा जो डायरेक्शन होता है that is from positive to negative, और फिर इसके साथ में एक वर्ड जोड़ा that was conventional current direction। क्या नाम दिया, कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन। और फिर इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन हमने बताया, वो इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन था दैट वाज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और उसे बोला गया इलेक्ट्रॉनिक करंट डायरेक्शन। अब इसमें कैच क्या है, इसमें कैच ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके फ्लो को हम करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो मतलब टेक्निकली जो करंट है उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन नहीं, करंट का डायरेक्शन हमने क्या लिया है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्यों, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो अगर हम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट देखें तो करंट हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव बोल दिया, तो अब अगर इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो फिर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, करंट के डायरेक्शन में हल्का सा कन्फ्लिक्ट आ गया। कन्फ्लिक्ट आया तब बोला कि अगर इसको उल्टा कर देते तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, ऐसे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होते, ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट आता ही नहीं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, उसका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कहां पे यूजेस हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं कहूंगी सबसे पहले आप सब लोगों ने जीरोक्स मशीन देख रखी होगी। जीरोक्स मशीन में हम लोग इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। दूसरा, आप लोगों ने क्या देख रखा है, आप लोगों ने कैथोड रे ट्यूब्स, आजकल नहीं यूज होती है, अभी एडवांस हो गई है बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, लेकिन पुराने जमाने में जो टीवी आते थे उनमें कैथोड रे का यूज किया जाता था, जो रडार सिस्टम था उसमें कैथोड रे का यूज किया जाता था। तो ये जो कैथोड रे का ट्यूब है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। Third, we say in the loudspeakers we are using the phenomena of electrostatics, and then there comes the fly ash collection in chimneys. आप लोगों ने लाउड स्पीकर सुन रखा है, जीरोक्स कॉपी सुन रखी है, टीवी सुन रखा है, रडार सुन रखा है, बट आई थिंक आप लोगों के लिए फ्लाई एश जो है वो एक नया नाम हो सकता है। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्लाई एश कलेक्शन इन चिमनीज। इसको एक बार मैं समझा देती हूँ। ठीक है, हमारे जो भी अगर हम अपने आसपास में देखेंगे तो हम कहते हैं कि बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट मतलब सड़कें बन रही है, बहुत सारी चीजें बन रही है, आजकल आप देखते हो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इतने सारे बन रहे हैं, बहुत सारा सामान बनता है, और ये सारा सामान फैक्ट्रीज में बन रहा है। जब फैक्ट्रीज में बनता है तो बहुत सारा फ्यूल लगता है, और जो फ्यूल है वो जब बर्न होता है तो हम लोगों को बर्न होके कुछ कुछ चीजें देता है। जैसे आप नॉर्मली को अगर हमें खाना बनाना है तो हम लकड़ी को जलाते हैं और लकड़ी जल के खाना हम लोगों को बना के दे देती है, मतलब फ्यूल इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग सम वर्क।
अब जब उस फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, उस लकड़ी को हम बर्न कर रहे हैं, तो वो लकड़ी की राख बच जाती है। अब नॉर्मली जो हमारे घरों में यूज हो रही है वो बहुत ज्यादा लकड़ी नहीं यूज होती, कम होती है, तो उसकी जो राख भी बचती है उसको खेतों में एज ए फर्टिलाइजर या फिर एसिडिक अगर कोई सॉइल है तो उसको बेसिक कन्वर्ट करने के लिए काम में ले लिया जाता है। लेकिन जब हम फैक्ट्रीज के लेवल पे जाते हैं तो वहां पे ये जो एशेज हैं ये बहुत हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। और पुराने जमाने में क्या होता था, जितनी भी मशीनरी थी वो सारी की सारी मशीनरी में चिमनीज लगी हुई होती थी, ये फ्यूल बर्न होता था, फ्यूल बर्न होके जितनी भी एशेज थी वो धुएं के साथ एयर में चली जाती थी, एटमॉस्फेयर में जाती थी, और एटमॉस्फेयर में जाके एयर पोल्यूशन को कॉज कर रही थी, एयर के अंदर पार्टिकुलेट मैटर की परसेंटेज को बढ़ा रही थी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारे की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई, एयर पोल्यूशन हुआ, तो गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ तो होना चाहिए इसका उपाय कि हम इसको एयर पोल्यूशन को रोकें। तो रोकने के लिए कहा कि भैया जितनी भी ये फैक्ट्रीज है जिसमें चिमनी में से डायरेक्टली ये एशेज बाहर जा रही है, उनको कहो कि तुम इनको एयर में, एनवायरमेंट में रिलीज नहीं कर सकते, इनको तुम तुम्हारी फैक्ट्री में ही स्टोर करके रखो और फिर इसको कहीं पे यूटिलाइजेशन कर लो। तो अब उसको फैक्ट्री में ही रहे, वो धुएं के साथ वापस बाहर ना जाए, उसके लिए चिमनीज के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनोमेना का यूज किया गया। एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्जेस क्रिएट किए गए ताकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके जितने भी फ्लाई एशेज हैं वो चिमनी के अंदर ही रह जाए। तो ऐसे करके फ्लाई ऐश का कलेक्शन करने में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज होता है। अब ये फ्लाई एशेस कलेक्ट हो गई, अब इसको कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि इकट्ठा कर करके रखे जाएंगे, इतनी तो जगह ही नहीं है फैक्ट्री वालों के पास में कि इतनी फ्लाई ऐश को इकट्ठा करके रख ले। तो वो क्या करते हैं, इस फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन करते हैं सड़कें बनाने के लिए, ईंटें बनाने के लिए। जो नॉर्मली हमारी ब्रिक्स बनती हैं वो ब्रिक्स काफी ज्यादा भारी होती है और उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, बट इफ आई कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्मल ब्रिक्स विद द फ्लाई ऐश ब्रिक, तो आई विल से कि जो फ्लाई एशेस की ब्रिक्स है वो काफी ज्यादा हल्की है और उनकी स्ट्रेंथ नॉर्मल ब्रिक्स से ज्यादा होती है। तो इस तरीके से फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है और एयर पोल्यूशन से भी हम लोगों को निजात मिल जाती है। देन देयर कम्स द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। देखो ये दो काइंड तो हम लोगों ने पढ़ ही लिए हैं कि जो भी चार्ज है हमारे पास में दो तरह का है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पहले जो इनका नाम था वो क्या था, विट्रियस और रेजिनिवस था, लेकिन उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको रीनेम करके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बोल दिया। देन जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हम बोल रहे हैं, इसे हम उस चार्ज की पोलैरिटी के नाम से जानते हैं। हम कहते हैं दैट इज द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज। जो भी सेम टाइप के चार्ज होंगे, सेम टाइप के चार्ज से हमारा मतलब है इफ आई टेक अ पॉजिटिव चार्ज और उसके पास में एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज लूं, तो इनकी टेंडेंसी रहेगी हमेशा एक दूसरे को रिपेल करने की। तो द लाइक चार्जेस विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर। अगर नेगेटिव को भी नेगेटिव के पास में लेंगे तो दैट विल ऑल्सो रिपेल ईच अदर। अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के पास में लेते हैं तो यहाँ पे कौन सा हमारा फोर्स हम लोगों को देखने को मिलता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो जब भी सेम टाइप के चार्जेस हैं दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर। इफ देयर आर चार्जेस जो ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ये कौन सा टॉपिक है जो हमने पढ़ा था ना, एटम को एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। वो सारा का सारा जो प्रोसीजर था उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इस टॉपिक के अंडर हम उस चीज को पढ़ते हैं। देयर इज ऑलवेज सम चेंज इन मास ड्यूरिंग चार्जिंग। इस स्टेटमेंट को कैसे समझ सकते हैं? मैंने कहा फॉर एग्जांपल मेरे पास में सोडियम एटम है और इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, 11। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो अब इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 रह गए। तो आप देखो अगर हम पहले इसके मास को कैलकुलेट करें तो इसका मास किसके बराबर होगा, इसका मास होगा 11 इंटू
एक इलेक्ट्रॉन का मास, भाई एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg हो जाएगा। तो दिस इज द मास ऑफ द सोडियम एटम जब ये न्यूट्रल कंडीशन में। लेकिन जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और लूज करते ही अब ये चार्ज हो गया Na+ होते ही इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए 10। तो नाउ द मास हैज बिकम 10 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31। इसका मतलब यहां पे क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि देयर इज चेंज इन द मास ऑफ द पार्टिकल जब भी चार्जिंग होती है। तो चार्ज को अगर कोई भी एटम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तब भी उसके मास में डिफरेंस आता है, अगर वो लूज करेगा तो भी मास में चेंज आएगा। तो व्हेनेवर देयर इज चार्जिंग देयर विल बी चेंज इन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हमने जो भी हमारे मटेरियल्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर एंड थर्ड वी हैव द सेमीकंडक्टर। तो हमने यहाँ पे कंडक्टर लिया, सेकंड इज इंसुलेटर्स एंड थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर्स। जो सेमीकंडक्टर्स है उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाला जो चैप्टर है, तो पूरा कंप्लीट डिटेल स्टडीज यहाँ पे उनकी है। अभी हम सबसे पहले कंडक्टर्स को समझते हैं। कंडक्टर को अगर डिफाइन करना चाहे तो वी विल सिंपली से द पार्टिकल्स या फिर द मटेरियल विच अलाउ heat and electricity to pass through them। ऐसे मटेरियल्स जो अपने आप में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उनको कहा जाता है कंडक्टर्स। अब इनका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा? देखो यूजेस में हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो सब हम कंडक्टर्स के बनाते हैं, क्योंकि हमें उनको हीट करना है। हीट करने पे अगर वो हीट को कंडक्ट कर रहे हैं तो खाना गर्म हो सकता है, पानी गर्म हो सकता है, एंड दिस इज हाउ दे वर्क। तो जितने भी मेटल्स होंगे दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो इजीली फ्लो होने देते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को। और कारण क्या है इनके इलेक्ट्रॉन्स, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देने का? बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो रहा है? दे आर एबल टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल में हम कुकिंग यूटेंसिल्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में करंट के फ्लो को यूज किया जाएगा। तो मोस्टली जो भी मेटल्स हैं हमारे पास में दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मटेरियल भी अलग अलग तरीके के हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर बोला जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और जो कंडक्टर्स हैं वो मोस्टली हमारे पास में कैसे हो सकते हैं? सॉलिड्स हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है हर बार सॉलिड्स ही हो। कई बार लिक्विड्स भी हैं जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं, एंड देयर आर गैसेज ऑल्सो। अभी बात करते हैं तीनों की। अगर सॉलिड्स की बात की जाए तो सॉलिड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी वजह से हम लोगों को हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन मिलता है। इफ वी टॉक अबाउट द लिक्विड्स, तो लिक्विड्स में आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम प्लस आयन, क्लोरीन माइनस आयन। कैसे मिला? हमने पानी लिया, पानी के अंदर नमक को घोल दिया। नमक क्या होता है? NaCl। जैसे ये पानी में जाएगा ये Na+ आयन बना लेगा और Cl- आयन बना लेगा। तो जैसे आयंस आएंगे ये पानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाता है। जब तक पानी में आयंस नहीं है, जैसे कि हम लोग एक केस पढ़ते हैं डिस्टिल वाटर का। डिस्टिल वाटर के अंदर कोई आयंस नहीं है। अगर आयंस नहीं है तो डिस्टिल वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन सब में डिस्टिल वाटर का यूज किया जाता है, क्योंकि उसकी वजह से जो भी कंडक्टिविटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, बिकॉज इट डज नॉट हैव द आयंस। लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर नमक को मिलाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी।
अगर हमने नमक ज्यादा मिला दिया तो आयंस भी ज्यादा बनेंगे और ज्यादा आयन की वजह से और ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि तुमने एक टैप वाटर ले रखा है और एक समुद्र का पानी लिया है, तो बताओ किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, किस में से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास होगी? तो इसका कारण भी क्या है? इसका कारण भी आयंस है। जो भी समुद्र का पानी है वो सॉल्टी वाटर है, उसके अंदर ज्यादा सॉल्ट्स हैं, तो सॉल्ट के आयंस भी ज्यादा होंगे, वो और ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू द टैप वाटर। आप लोगों ने 3 इडियट्स एक मूवी देखी होगी, जिसमें भी वो क्या करते थे, जिस जगह पे टॉयलेट नहीं करना होता उस जगह अगर कोई टॉयलेट करने आ रहा है तो उसको वो करंट लगा देते थे। उसका भी क्या कारण है? जो भी यूरिन है उसके अंदर बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है और उसकी वजह से वो यूरिन भी हाईली कंडक्टिंग होता है। वाटर इज ऑल्सो हाईली कंडक्टिंग अगर उसके अंदर आयंस प्रेजेंट है। डिस्टिल वाटर इज नॉट कंडक्टिंग। अगर तुम बात करो एसिड्स की, तो एसिड्स में अगेन H+Cl- ये सारे आयंस प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। इफ वी टॉक अबाउट द गैसेस, तो गैसेस क्या होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर गुड इंसुलेटर्स। गुड इंसुलेटर का मतलब हुआ कि ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, लेकिन बहुत बार कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई 11,000 की लाइन जा रही है या 21,000 की लाइन जा रही है। 11,000 21,000 की लाइन से हमारा मतलब है जो बिजली के तार जाते हैं बहुत ज्यादा, जिनका हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज होता है, जिसमें से सारी फिर वो घरों के कनेक्शन, तो बड़े बड़े तार जो जा रहे होते हैं, आजकल तो अंडरग्राउंड कर दिए केबल्स के थ्रू, लेकिन फिर भी अगर आप आउटर एरिया में जाओगे सिटी के बाहर, तो आपको ऐसे ऊपर से खंभों से जाते हुए बहुत सारे तार दिख जाएंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं 21,000 की लाइन, 11,000 की लाइन, वो अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट होती है। अब इसके चारों तरफ आसपास में एयर के पार्टिकल्स हैं यहाँ पे खूब सारे। अब क्योंकि ये करंट कंटिन्यूएशन में यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से इन एयर के पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाती है, और एनर्जी मिलने से क्या होता है, इनकी भी चार्जिंग हो जाती है। तो यहाँ पे भी जो एयर के पार्टिकल्स हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई तो वो चार्ज्ड अप हो गए, तो इस लाइन के आसपास की जो एयर होती है वो कैसी हो जाएगी? दैट विल बी चार्ज्ड। तो दिस वाज अबाउट द कंडक्टर्स। देन देयर कम्स इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जैसे वुड, प्लास्टिक, ग्लास, दे ऑल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए जब भी हम कुकिंग यूटेंसिल्स बनाते हैं तो जो मटेरियल है वो मेटल्स का लेते हैं, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट उनका जो हत्ता है वो हम वुडन का बनाते हैं, क्योंकि वो एक इंसुलेटर है और हमारा हाथ जलेगा नहीं। जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स आप देखोगे, आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा कि जो वायर है दे आर मेड अप ऑफ कॉपर, या फिर बाहर से जो लाइन जाती है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ रहता है। लेकिन हमेशा जितने भी बोर्ड बनेंगे वो सब या तो प्लास्टिक के बनते हैं, स्विचेस हमेशा प्लास्टिक के बनते हैं, या फिर वुडन बोर्ड्स होते हैं, क्योंकि इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। कोई केबल बनी है, अंदर वायर जा रहा है, दैट इज मेड अप ऑफ कंडक्टर, लेकिन उसके बाहर जो कोटिंग हो रखी है दैट इज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। तो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। कंडक्टर और इंसुलेटर के अलावा देयर आर थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल आल्सो, दोज आर नोन एज सेमीकंडक्टर्स, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है कंडक्टर्स की जैसी, कुछ प्रॉपर्टीज होती है इंसुलेटर्स की जैसी। बहुत ही अलग सा बिहेवियर ये प्रेजेंट करते हैं, और इस अलग से बिहेवियर को हम लोग लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसी क्लास में। चलो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ चार्जिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मेथड ऑफ चार्जिंग से मतलब है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है ये आखिर कैसे आ सकता है। तो इसका सबसे पहला और सबसे इजी मेथड है विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज द फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। इसमें क्या किया जाएगा, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल ले लो, जैसे कि ये पेन है, इसको अपने बालों से बहुत तेजी से रब करो। जब हम बालों से तेजी से रब कर रहे हैं इसका मतलब हम फ्रिक्शन करवा रहे हैं। फ्रिक्शन की वजह से हल्का सा हीट अप होता है, और वो हीट एनर्जी क्या करती है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है। उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स अपनी आउटरमोस्ट ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आएंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
पास वाला है उसको अगर वो इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उस पे नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है. इट डिपेंड्स मटेरियल टू मटेरियल कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा. बट ड्यू टू द हीट एंड ड्यू टू द फ्रिक्शन एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से चार्जिंग हो जाती है. फिर जैसे ही हम इनको पेपर के पीसेस के पास लेके जाते हैं, ये पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेते हैं. अब एग्जैक्टली वहां पे सिचुएशन हो क्या रही है, पेपर के पीसेस में हमने ये पेंसिल ली, ये स्केल लिया, इस स्केल को जब रब किया तो फॉर एग्जांपल इसके ऊपर यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो गया. तो अब इस स्केल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. जैसे ही हम इसको किसी भी पेपर के पीस के पास लेके जाते हैं, पहले ये जो पेपर का पीस था ये कैसा था, इट वाज न्यूट्रल. जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना नेगेटिव चार्ज है, सारा का सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज. और यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव, इस तरीके से ये पूरे की पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. लेकिन जैसे ही हम इस पॉजिटिवली चार्ज स्केल को इसके पास में लेके आते हैं, हम लोगों को यहाँ पे क्या फिनोमिना देखने को मिलता है कि इस पेपर के जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो सारे के सारे इधर की साइड आ गए ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव सारे दूसरी तरफ हो गए. तो क्योंकि ये नेगेटिव इधर की साइड आ गए तो अब नेगेटिव तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो उस अट्रैक्शन की वजह से ये इससे जाके चिपक जाता है. सो दिस इज द केस. अब हम अभी इसी टाइम बात कर लेते हैं हमारे वो बाकी के फिनोमेना जो हमने बहुत स्टार्टिंग में देखे थे जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बात कर रहे थे. उसमें एक हमने फिनोमेना लिया था, कौन सा, क्रैकलिंग साउंड व्हाइल रिमूविंग द वुलन क्लोथ्स. तो उसका कारण क्या है, पहला तो हमारा हो गया पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करना. दूसरा देखो, जब हमने स्वेटर पहना है, स्वेटर कैसा है, ऊन का बना हुआ है, और ऊन का बना है मतलब इंसुलेटर है. हमारी बॉडी से कंटिन्यूएशन में वो फ्रिक्शन में है, कंटिन्यूएशन में वो टच में है. तो जब वो फ्रिक्शन कर रहा है तो उसके ऊपर चार्जेस अक्यूमुलेट हो गए. किसी जगह पे पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हुआ होगा, कहीं पे नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हुआ होगा, ऐसे पूरा चार्ज अक्यूमुलेट हो रखा है. अब जब हम उस स्वेटर को रिमूव करेंगे तो स्वेटर को रिमूव करते टाइम अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास में आएंगे तो एक दूसरे से टकराने की वजह से ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव पास आके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, वहां पे एक हल्का सा स्पार्क प्रोड्यूस होता है और एक साउंड प्रोड्यूस होता है. तो वही क्रैकलिंग साउंड और वो स्पार्क हम लोगों को दिखाई देता है. ये हो गया. अब आप अगर उसी स्वेटर को बालों के पास लेके आते हैं तो आपने कई बार ऐसे इमेजिन देखा होगा कि वो बालों को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर रही होती है. तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द चार्जिंग ओनली. इवन आप एक बलून लेके उसको अपने बालों से किसी भी मतलब कोई वुलन क्लॉथ से रब करवा लो और उसको अपने बालों के पास लेके आओ, आपके बाल ऐसे इस तरीके से उस बलून की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे. या फिर उस बलून को आपने बालों से रब किया और फिर दीवार पे चिपका दो तो वो बहुत इजीली दीवार से चिपक जाता है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं. तो दिस इज द फिनोमिना जो यहाँ पे चल रहा है. ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे वाले फिनोमिना की, जो था हैंडल ऑफ अ डोर, जहां हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा था. उस केस में क्या होगा, जो भी हैंडल है, क्योंकि ड्राई सीजन है, एयर वगैरह आसपास में कंटिन्यूएशन में उस हैंडल से टकरा रही है, तो टकराने की वजह से उसके ऊपर चार्जेस अक्यूमुलेट हो गए. अब जब हम मतलब ह्यूमन बीइंग्स उस हैंडल को टच करेंगे तो जो ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी है दैट इज हाईली कंडक्टिंग. हमारी बॉडी में लिक्विड प्रेजेंट है, लिक्विड के अंदर आयंस प्रेजेंट है, वो आयंस कंटिन्यूएशन में मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड. तो जब कंटिन्यूएशन में मूव कर रहे हैं तो मतलब हमारी बॉडी एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दोज आयंस. अगर हमने उस हैंडल को हाथ लगाया तो वो सारे के सारे चार्जेस क्या होंगे, हमारी बॉडी से ट्रांसफर होंगे, क्योंकि कंडक्टर्स अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम. तो वो चार्जेस फ्लो होने लग जाएंगे, और चार्जेस के फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट इलेक्ट्रिसिटी. तो इसलिए वो हमें हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक वहां पे फील होता है. फोर्थ जो हमने पढ़ा था दैट वाज अबाउट द लाइटनिंग. लाइटनिंग वाले केस में क्या होता है, जो भी क्लाउड्स हैं वो
कंटिन्यूएशन में एटमॉस्फेयर में मूव कर रहे हैं। अब एटमॉस्फेयर में गैस के पार्टिकल्स हैं, पोलन ग्रेन्स है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, पॉल्यूटेंट्स है, ये सब है, इनके कांटेक्ट में आते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स होने की वजह से हमने कहा फॉर एग्जांपल इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर कहीं पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब एक कोई दूसरा क्लाउड है, ये क्लाउड भी कंटिन्यूएशन में मूव कर रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। जरूरी नहीं है कि एक ही क्लाउड पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आए, देयर इज पॉसिबिलिटी कि एक क्लाउड पे सिंगल चार्ज भी आ जाए, सिर्फ पॉजिटिव हो, एक दूसरा क्लाउड है जिसके पास में सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो, तो दैट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। इन केस अगर ये दोनों क्लाउड एक दूसरे के पास आते हैं तो आप यहाँ पे देखिए डिफरेंट पोलैरिटी के चार्जेस यहाँ पे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही एक दूसरे के पास में आएंगे तो न्यूट्रलाइज जब होंगे, तो न्यूट्रलाइजेशन के टाइम में हमने बात की थी कि एक इलेक्ट्रिक स्पार्क यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देता है, प्लस एक क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है। जब हम स्वेटर की बात कर रहे थे तो स्वेटर पे क्योंकि चार्जेस का अमाउंट बहुत कम था, अमाउंट कम होने की वजह से जो स्पार्क था वो भी हल्का सा था, जो क्रैकलिंग साउंड था वो भी हल्का सा था, उसकी इंटेंसिटी कम थी। लेकिन अगर हम क्लाउड्स की बात करें तो यहाँ पे चार्जेस का अमाउंट बहुत ज्यादा है, और ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस होने की वजह से यहाँ पे जो स्पार्क आएगा दैट विल ऑल्सो बी ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी, और जो क्रैकलिंग साउंड सुनाई देगा वो भी बहुत तेज सुनाई देता है। तो दिस इज हाउ द लाइटनिंग वर्क्स। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा लाइटनिंग किन्हीं दो क्लाउड्स के बीच में ही हो। लाइटनिंग कैसे हो सकती है? अगर पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी इलाके में जो पेड़ होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनके आसपास में भी ये क्लाउड्स कई बार पास में आ जाते हैं। अगर ये पेड़ है, इस पेड़ पे बहुत तेज हवा चलने की वजह से पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रखा है, और जो ये क्लाउड है इस पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रखा है, तो देयर इज वेरी ऑब्वियस कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इस ऑब्वियस रीजन की वजह से ये अट्रैक्शन होगा, स्पार्क होगा, और ये पूरा का पूरा पेड़ जल जाता है। ये जो चीज है वो हाई स्टोरी बिल्डिंग्स के साथ में भी हो सकती है। अब जो ग्राउंड सी लेवल तक के जितने भी सिटीज है एंड ऑल है उनमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट जो ऑलरेडी माउंटेन्स पे है वहां पे हाई स्टोरी बिल्डिंग्स लोग बनाना प्रेफर कम करते हैं, क्योंकि क्लाउड्स काफी ज्यादा नीचे होते हैं और लाइटनिंग होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो इसके लिए एक उपाय है। उपाय क्या होता है? लाइटनिंग कंडक्टर, जो लाइटनिंग से हमें बचाता है। लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर कैसे काम करता है? कोई भी एक बहुत ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में सबसे ऊपर छत पे एक कॉपर का वायर लगा दिया जाता है, और जो कॉपर का वायर है उसे बहुत ज्यादा नुकीला रखते हैं। अब नुकीला रखने का क्या कारण है वो भी हम आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे, इसका भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो कॉपर वायर लिया और इस कॉपर वायर को ऐसे नीचे तक लेके गए और यहाँ पे जमीन में एक कॉपर प्लेट के साथ इसको नीचे दबा दिया, जमीन के अंदर थोड़ा पानी डाल दिया और इसको दबा दिया। अब एग्जैक्टली क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे ये नुकीला है तो जितना भी चार्ज का अक्यूमुलेशन होगा वो नुकीली चीजों पे ज्यादा होता है, तो यहाँ पे सारे के सारे चार्जेस अक्यूमुलेट होंगे, मतलब हाई डेंसिटी जो होगी चार्जेस की वो इस नुकीली वाली जगह पे होगी। फिर इनकेस अगर कोई भी बादल इसके आसपास आता है और वो इन चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होके नीचे भी आता है, तो क्योंकि हमने यहाँ कॉपर वायर लगाया है, कॉपर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंडक्टर्स, तो ये क्या करेगा? कॉपर वायर इस पूरे के पूरे चार्ज को कंडक्ट करवाता हुआ लेके जाएगा और यहाँ पे ग्राउंड कर देगा। तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, सारा का सारा चार्ज ग्राउंड हो गया, अर्थ के अंदर चला गया, तो सारा जो मतलब जितना भी यहाँ पे हार्म होना था वो सब बच जाता है, डैमेज होने से बच जाता है, एंड वी कैन सेव आवरसेल्फ फ्रॉम द लाइटनिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। Then there comes this gold leaf electroscope. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो चार्जेस की पोलैरिटी को फाइंड आउट करने के काम आता है, जो चार्ज का अमाउंट कितना है उसको फाइंड आउट करने के काम आता है। तो इट इज अ डिवाइस फॉर डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड आइडेंटिफाइंग इट्स पोलैरिटी। कैसे काम करता है इलेक्ट्रोस्कोप गोल्ड लीफ? हम कोई भी यहाँ पे एक ग्लास का बर्तन ले लेते हैं,
इस ग्लास के बर्तन में एक कंडक्टर को यहां पे ले रखा है। ये जो कंडक्टर है इसके साथ में दो गोल्ड लीफ लगा रखी है, गोल्ड फॉयल लीफ, गोल्ड फॉयल लीफ। अब बात आती है कि भाई हम गोल्ड फॉयल लीफ क्यों यूज कर रहे हैं। तो आप देखो, जब हम गोल्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि गोल्ड इज द मोस्ट मैलेबल मटेरियल। तो गोल्ड इतना ज्यादा मैलेबल है कि हम इसकी बहुत पतली 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 थिन लेयर्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लस इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। तो अगर हम इसका बहुत ही पतला सा फॉयल भी बनाएंगे तो वो ब्रेक नहीं होगा आसानी से, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, रिएक्शन नहीं करेगा आसपास के मटेरियल्स के साथ में, और इसके बहुत सुंदर से बिल्कुल पतले से फॉयल क्रिएट हो सकते हैं। अभी तुम सिल्वर फॉयल को देखो, बन तो जाता है, काजू कतली के ऊपर होता है, बट उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, ब्रेक हो जाता है बहुत जल्दी। अगर तुम एल्यूमिनियम फॉयल को लोगे तो उसको बहुत पतला नहीं कर सकते हम, वो बहुत मोटा होता है। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो इट कैन बी वेरी मैलेबल, इट हैज गुड स्ट्रेंथ, तो ये ब्रेक भी नहीं होगा और पतला भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए गोल्ड को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है एंड रिएक्ट नहीं करता। फिर एक यहाँ पे हमने कंडक्टर लगा रखा है, ये पूरा का पूरा ही कंडक्टर है ऊपर से लेके नीचे तक, तो इस तरह से ये कंडक्ट करेगा। अगर किसी बाहर से हम एक ग्लास रोड को लेके आए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक तो हमारे पास वी वर टॉकिंग अबाउट द मेथड्स ऑफ चार्जिंग पहले, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमारा अभी पूरा नहीं हुआ, हमने सिर्फ एक फ्रिक्शन की बात करी है, इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग की भी बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके पास में आया। अब इसको दो मेथड है जिससे हम इस कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। पहला मेथड है विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन, मतलब इसको इससे टच करवा दो, जैसे ही हम टच करवाएंगे तो ये सारा का सारा चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाएगा और यहां तक आ जाएगा, और फिर जो ये दो गोल्ड की लीफ है इनके ऊपर भी ये प्लस चार्ज ऐसे आएगा और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करके जो पहले हमारी गोल्ड लीफ ऐसे थी अब वो थोड़ी सी ऐसे स्प्रेड हो जाएगी। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे चार्जेस प्रेजेंट है, क्योंकि अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं होता तो जो गोल्ड लीफ ऐसे थी वो ऐसे ही रहती, लेकिन चार्ज थे, एक दूसरे को रिपेल करा, इसलिए इनमें डाइवर्जेंस आया। तो जो डाइवर्जेंस है वो हमें पहले तो ये कंफर्म करता है कि देयर आर चार्जेस प्रेजेंट, मतलब चार्ज आया है तभी ये डाइवर्जेंस हुआ है। अब ये डाइवर्जेंस की जो डिग्री है वो हमें अमाउंट ऑफ चार्ज के बारे में बताती है। अगर चार्ज कम है तो जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है वो कम रहेगी, लेकिन अगर चार्ज ज्यादा है तो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस भी क्या हो जाएगा, वो भी काफी ज्यादा हो जाएगा। तो जितना ज्यादा ये गोल्ड लीफ एक दूसरे से दूर हो रही है इसका मतलब उतना ही ज्यादा चार्ज वहां पे प्रेजेंट है। अगर डाइवर्जेंस कम है तो इसका मतलब चार्जेस भी कम है। हो गया इतना हमारा, ठीक है। अब हम ये दिस इज द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसको काम लिया जाता है टू डिटेक्ट द चार्जेस और टू आइडेंटिफाई द पोलरिटी ऑफ द चार्जेस। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इससे पहले हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे थे। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लिया, बट अब हमारे पास में यहाँ पे दो और मेथड बचे हुए हैं। एक है हमारा चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, दूसरा चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसका क्या मतलब है, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक ये कंडक्टिंग स्फीयर लिया है। अभी ये किस कंडीशन में है, अभी ये न्यूट्रल कंडीशन में है। न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है और सब यूनिफॉर्मली एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज दिस न्यूट्रल स्फीयर। अगर हम इसे चार्ज करना चाहते हैं तो हमारे पास में एक मेथड है, इसको रब करो तो फ्रिक्शन की वजह से ये चार्ज हो जाएगा। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या है हमारा दूसरा मेथड, दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा, हम इधर से एक कोई ग्लास रोड लेकर आएंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और अब इस ग्लास रोड को इससे टच करवा देंगे। जैसे ही हम इसको टच करवाएंगे ये पॉजिटिव चार्ज इस स्फीयर के ऊपर ऐसे स्प्रेड हो जाएगा। फिर हम इस ग्लास रोड को हटा लेंगे तो चार्ज सारा का सारा कहाँ आ गया, इस न्यूट्रल स्फीयर के ऊपर, और इसकी चार्जिंग हो गई। दिस इज द वन केस।
दूसरा है हमारे पास में चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या किया जाता है, जो ये न्यूट्रल स्फीयर है इसके पास में ग्लास रोड लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन इस ग्लास रोड को टच नहीं करवा रहे। टच नहीं करवाएंगे तो जितना भी इसके अंदर जो ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उसमें से नेगेटिव सारा अट्रैक्ट होके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और पॉजिटिव सारा रिपेल होके राइट हैंड साइड में चला गया। कुछ इस तरह का सिस्टम बना। दिस इज द केस 1। अब हम क्या करते हैं, दूसरे वाले केस में जो भी हमारे पास में ये स्फीयर है, इस स्फीयर में ये जो पॉजिटिव चार्जेस के अक्यूमुलेशन वाला एंड है, उस एंड को ग्राउंड कर देते हैं। ये पॉजिटिव रोड है यहाँ पे, इसको हमने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड मतलब अर्थिंग कर दी। जैसे ही ग्राउंड करेंगे सारा का सारा चार्ज यहां से ग्राउंड में चला गया। ग्राउंड में चला गया मतलब ये पॉजिटिव चार्ज तो अब बचा ही नहीं, ये तो सब ग्राउंड में चला गया। तो ये दूसरा केस। तीसरे केस में क्या कर रहे हैं हम, तीसरे केस में ये जो मेटल स्फीयर है इसके अंदर अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है और कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो अब जो ये ग्लास रोड इसके पास में रख रखी थी, इस ग्लास रोड को हटा देते हैं। जैसे ही ग्लास रोड को हटाएंगे तो फोर्थ वाले केस में ये जो भी चार्जेस हैं वो सारे के सारे इस यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो जब भी हम स्ट्रक्चर लेंगे तो एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर लेंगे ताकि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। अब आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास सबसे पहले न्यूट्रल स्फीयर था और उस न्यूट्रल स्फीयर को कैसे स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया, नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड इट इज द ग्राउंडिंग मेथड। अगर आप इस स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जो ग्लास रोड है वो नेगेटिव चार्जेस की लेंगे, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड चार्जिंग हो जाएगी। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है हमारा चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दो स्फीयर्स को कैसे हम एक साथ चार्ज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दो स्फीयर ले लिए, दोनों अभी न्यूट्रल कंडीशन में है और दोनों को एक दूसरे से हमने टच करवा रखा है, एक दूसरे के कांटेक्ट में, एंड दे आर न्यूट्रल। न्यूट्रल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज और इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इसके पास यहाँ पे लेके आते हैं हम पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड को। जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड आएगी, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इधर की साइड आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, और सारा पॉजिटिव चार्ज राइट हैंड साइड में चला गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना है, अब इन दोनों स्फीयर्स को अलग अलग कर दो। जैसे ही अलग करोगे, और यहां पे ग्लास रोड को तुम्हें रखना ही है, इसको हटाना नहीं है। नेगेटिव चार्ज तो अभी भी यहाँ पे अक्यूमुलेटेड है, जो पॉजिटिव है अब वो इसके ऊपर कैसे हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड वाले स्टेप में तुम इस ग्लास रोड को हटा दो। जैसे ही ग्लास रोड को हटाओगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो भी यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस स्फीयर के ऊपर। ये नेगेटिव चार्ज और ये जो दूसरा वाला स्फीयर है वो यहाँ पे ऐसे पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दिस इज हाउ चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स कैन बी डन साइमल्टेनियसली। और दोनों में क्या किया है, दोनों में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एक नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये कुछ मेथड्स है जिनकी हेल्प से चार्जिंग की जाती है। तो चार्जिंग में मास का ट्रांसफर हमेशा रहेगा, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। चलो, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप करने के बाद में हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले वी हैव द एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। आप अगर नाम देखेंगे तो नाम में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, एडिटिविटी। एडिटिविटी से हमारा मतलब, यहाँ एक वर्ड दिखाई दे रहा है जिसका मतलब होता है एडिशन, मतलब ऐड हो सकते हैं जितने भी चार्जेस हैं उनका एडिशन किया जा सकता है। क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका एडिशन कैसे किया जाए।
स्केलर क्वांटिटीज का एडिशन हम नॉर्मल एल्जेब्रिक ऑपरेशन से कर सकते हैं। तो मतलब जैसे नॉर्मली हम मैथ्स में एल्जेब्रिक ऑपरेशंस में एडिशन करते हैं, वैसे ही हम चार्ज का एडिशन भी यहाँ पे कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, 7 चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम। टोटल चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए हमें जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं उन सबको ऐड करना होगा। तो हम इंडिविजुअल चार्जेस को एक बार यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे ही एडिशन होगा तो दिस विल बी इक्वल टू Q1, Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब देखो यहाँ पे मैंने माइनस Q4 ले रखा है, तो हम इसको प्लस तो नहीं लिख सकते क्योंकि नॉर्मल मैथमेटिकल एल्जेब्रिक ऑपरेशन से ऐड कर रहे हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 माइनस Q7। दिस विल बी द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। ये टोटल चार्ज आप लोगों को बताएगा। अब इस टोटल चार्ज में क्या ध्यान रखना है? टोटल चार्ज में तुम देखो ऐसे ध्यान रख सकते हो, जो भी नेगेटिव सिंबल वाला चार्ज है उसकी जगह उसको नेगेटिव ही रखना, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव, मतलब सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है। बाकी जो नॉर्मल एडिशन होता है वो कुछ इसी तरीके से होगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर, बहुत ही इजी सा। हमारे पास कोई सिस्टम है जिसके अंदर 3 चार्जेस प्रेजेंट है, Q1, Q2 एंड Q3, और तीनों का ये 1 माइक्रोकूलाम के बराबर। Q2 जो है दिस इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलाम एंड Q3 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलाम। नाउ फाइंड आउट द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम तीनों को ऐड कर देंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 कितना है हमारे पास में? दिस इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलाम प्लस Q2 कितना है? -3 माइक्रोकूलाम एंड Q3 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलाम। ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 3 माइक्रोकूलाम -3 माइक्रोकूलाम, मतलब टोटल चार्ज कितना आ गया? 0 के बराबर। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई चार्ज 0 नहीं हो सकता। चार्ज कैन ऑल्सो बी 0। अगर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव भी चार्ज प्रेजेंट है, तो उस वाले केस में इट कैन बिकम 0 ऑल्सो। तो चार्जेस कैन बी पॉजिटिव, चार्जेस कैन बी नेगेटिव, चार्जेस कैन बी 0। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में जो दूसरी प्रॉपर्टी है चार्जेस की, दैट सेकेंड प्रॉपर्टी इज नॉन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमारा मतलब है कि चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। ठीक है, चार्ज हमेशा हर बार किस तरीके से प्रेजेंट रहेगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E की फॉर्म में। अगर हम इसी को स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखें तो वी विल राइट Q इज इक्वल टू NE, वेयर Q इज चार्ज जिसको हम कूलाम्स में लेंगे, N इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड E इज 1.6 into 10 to the power -19. So this is how we are going to explain the quantization of charge. क्वांटाइजेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है? कि जितने भी चार्जेस हैं वो कभी भी फ्रैक्शन में प्रेजेंट नहीं होंगे। तुम कभी भी ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ पे चार्ज 3/4 प्रेजेंट है, 0.223 प्रेजेंट है, 1/10 प्रेजेंट है। चार्जेस हमेशा हमारे कैसे होंगे? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, मतलब n की वैल्यू क्या रहेगी? 1, 2, 3, 4, कुछ ऐसी वैल्यूज रहेगी। तो मतलब हमेशा 4, 4, 10, 200, 500, 1000,
तो मतलब एक इंटीजर की फॉर्म में हम लोगों को ये चार्जेस मिलते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें तो, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल तक हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कंसीडर करते हैं, जब भी हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं तो वहां पे फिर ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देयर इज डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज, वो आगे बात करेंगे, बताऊंगी मैं कि कैसे ये चेंज होगा। फिर हम कंटिन्यूअस नेचर लेंगे, क्वांटाइजेशन नहीं लेंगे। तो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कि जब भी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं तो चार्ज को हमें मतलब चार्ज होता ही क्वांटाइज्ड है। तुम्हें तो यही ध्यान रखना है कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड एंड दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कि Q किसको फॉलो करेगा, Q इज इक्वल टू NE वाले फॉर्मूले को हमेशा फॉलो करेगा एंड दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 हम कहें कि आपके पास में 1 कूलाम चार्ज है, बताओ इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। क्या बोल सकते हैं हम, हाउ मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 कूलाम। 1 कूलाम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है। तो अभी हमने एक पढ़ा फॉर्मूला चार्ज के लिए, Q इज इक्वल टू NE, where N is the number of particle, Q is the charge and E is the इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज है उसको हम यहाँ लेते हैं। Q की जगह हम 1 कूलाम लिख देते हैं, N हमें पता करना है, E है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो N कितना मिल जाएगा हमें 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो दिस विल गिव अस 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो अगर हम बात करें 1 कूलाम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। जरूरी नहीं है 1 कूलाम में पूछे, आपको ये भी कह सकता है 10 कूलाम में कितने, 20 में कितने, 1000 कूलाम में कितने। वैसे जो ये कूलाम है दिस इज अ वेरी बिगर यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में या फिर क्वेश्चंस में यूज करते हैं तो या तो माइक्रो कूलाम का यूज करते हैं या मैक्रो कूलाम का यूज करते हैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी बिग यूनिट। बाकी हम Q दिया हुआ रहेगा और N निकालना है तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। बहुत बार हमें N की वैल्यू दी हुई होती है और Q को फाइंड आउट करना होता है, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, हमें पूछा जा सकता है फाइंड आउट द Q इफ N इज इक्वल टू 200। तो बहुत इजी है, Q इज इक्वल टू NE, हम N की जगह 200 रखेंगे, E की जगह 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो दिस इज हाउ इट कैन बी फाइंड आउट। अगर इसको लेवल थोड़ा सा बढ़ाना होता है तो कह देते हैं कि अगर 1 कूलाम चार्ज इतने टाइम में जा रहा है तो तुम बताओ 10 कूलाम चार्ज कितने टाइम में जाता है, तो दैट कैन ऑल्सो बी सॉल्व। तो थोड़ा सा टाइमिंग को वहां पे इंक्लूड कर देते हैं या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देंगे। बाकी Q इज इक्वल टू NE का फॉर्मूला लगा के यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं हम। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी। पहली हमने क्या पढ़ी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, मतलब चार्ज को हमें ऐड करना होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड है हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलेंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट क्या रहेगा, चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा कैसा रहेगा, कंजर्व्ड। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक Na प्लस एंड Cl माइनस, तो एट द एंड ये क्या बना लेता है, NaCl। तो अगर मैं इसके रिएक्टेंट्स को देखूं तो प्लस माइनस ये न्यूट्रल कंडीशन, और अगर मैं इसके प्रोडक्ट को देखूं तो दिस इज ऑल्सो न्यूट्रल। तो इसका मतलब जितना हमारे पास में रिएक्टेंट के टाइम में चार्ज था उतना का उतना चार्ज ही हमारे पास प्रोडक्ट में भी रहेगा। तो ये पूरे के पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम।
तो किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमेशा चार्ज कैसा रहता है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। तो ये क्वांटाइजेशन हो गया, एडिटिविटी हो गई हमारे पास में, एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में बहुत बार तुम्हें पेयर प्रोडक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर एनिहिलेशन ऑफ मैटर, बीटा डिके, इनकी बात कर सकते हैं। अब इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि कई बार जैसे एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन है, दोनों आपस में मिलते हैं तो गामा रे बना देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज, गामा रे बन गई। तो मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो तो डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए। डिस्ट्रॉय इसलिए नहीं हुए क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को तुम्हें पूरा एक सिस्टम मान के चलना है। तो जब हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों को एज ए सिस्टम मान के चलते हैं तो फिर उस वाले केस में हमेशा चार्जेस हमारे कंजर्व्ड कैटेगरी में आएंगे, वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस है, जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी अभी हमने करा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज, दैट वाज 6.25 into 10 to the power 18 if a body gives out 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन every second। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, 10 to the power 9। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। अब तुम बताओ एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो इस वाली चीज को सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है बट हमें चार्ज नहीं दे रखा, तो अगर n दिया है तो हम q फाइंड आउट कर सकते हैं। q इज इक्वल टू ne, n इज गिवन एज 10 to the power 9, e होता है 1.6 into 10 to the power minus 19। तो यहां से हमें मिल गया 1.6 into 10 to the power minus 10 कूलम चार्ज। तो बात कितनी आ रही है, बात ऐसी आ रही है कि 1.6 into 10 to the power minus 10 कूलम जो चार्ज है ये कितने टाइम में ट्रांसफर हो रहा है, एक सेकंड में। तो हमें बताना है एक कूलम चार्ज कितने टाइम में ट्रांसफर होगा। तो अगर इतना चार्ज एक सेकंड में ट्रांसफर होता है तो 1 कूलम चार्ज कितने में हो जाएगा, 1/1.6 into 10 to the power minus 10 सेकेंड। अब ये तो सेकंड में आंसर आया, आपका ऑप्शन जो है वो मिनट्स में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, ईयर्स में हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप ये जो भी आपके पास में आंसर आया सेकंड में उसको कन्वर्ट कर देंगे मिनट्स, आवर्स या फिर ईयर्स में। इफ n is equal to 10 then what is the charge? तो 10 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, that will be the answer। एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं किन दो के बीच में, इलेक्ट्रिक चार्जेस और मास के बीच में डिफरेंस देखते हैं। देखो अभी अभी हम लोगों ने बात की कि जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। तो चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, इट कैन बी ऑल। लेकिन जो मास होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी हम मास को नेगेटिव नहीं लेते या फिर मास कभी भी जीरो नहीं होता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा जो डिफरेंस है दैट इज कि जो चार्ज है दैट इज क्वांटाइज्ड, q इज इक्वल टू ne, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e। लेकिन मास का क्वांटाइजेशन हमें पता नहीं है, मतलब हम नहीं कह सकते कि वेदर इट इज क्वांटाइज्ड और नॉट, तो दैट इज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड। थर्ड पॉइंट है जो चार्ज है वो स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड है, स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड। लेकिन अगर मास की बात की जाए तो मास में आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस मतलब आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन जो कहती है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, मतलब एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। अभी अभी मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिलके गामा रे बना रहे, मतलब मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। गामा रे जो है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दे देती है, मतलब फिर से एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, मास में। तो वहां पे एनर्जी और मास आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मास का कंजर्वेशन का लॉ स्ट्रिक्टली नहीं अप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज का कंजर्वेशन का लॉ इज स्ट्रिक्टली ओबेड। फोर्थ हम कहते हैं जो भी चार्जेस की वजह से फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। इट कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ।
अगर लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेगा, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन मास वाले केस में ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर होता है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। फिफ्थ पॉइंट हम लिखते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, अब इनवेरिएंट का मतलब बताती हूं मैं आपको। इनवेरिएंट का मतलब होता है जो वेलोसिटी के साथ में चेंज नहीं होता, which does not change with the change in velocity। तो चार्ज इनवेरिएंट है, इसका मतलब अगर वेलोसिटी बदलेगी तो चार्ज नहीं बदलेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, बट उसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं आएगा। जो चार्ज पहले था वही बाद में भी रहेगा। तो इस तरीके से चार्ज इज इनवेरिएंट। लेकिन मास इनवेरिएंट नहीं है। मास इनवेरिएंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी में चेंज आता है तो मास भी चेंज हो जाता है। अब मास कैसे चेंज होता है? मास चेंज होता है एक फॉर्मूले की हेल्प से, m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, वेयर m नॉट इज द रेस्ट मास, c is the speed of light in vacuum, v is the velocity of the particle। तो अगर इस v को हम कंटिन्यूएशन में चेंज कर रहे हैं तो जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑल्सो चेंजिंग। तो इसका मतलब चार्ज इज इनवेरिएंट बट मास इज नॉट इनवेरिएंट। चार्ज कभी भी वेलोसिटी के चेंज होने से नहीं बदलता, लेकिन जो मास है वो इंक्रीज होता है विद द स्पीड। ओके, चार्ज के बारे में बात करने के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कोई भी चार्जेस हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, जो भी लग रहा है, आखिर ये किस हिसाब से लगता है, कैसे वेरी करता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स में। फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैविंग वन चार्ज Q1 and here is another charge that is Q2. There is a distance between the two that is equal to R। अगर हम इन दोनों के बीच का फोर्स देखें तो ये भी अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो Q2 पे जो Q1 फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। आप देखो, एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये वाला चार्ज इसको इधर धकेलना चाहेगा रिपेल करके, और ये जो चार्ज है वो इसको इधर धकेलना चाहेगा रिपेल करके। तो इस तरह रिपल्शन लगेगा। तो ये वाला फोर्स कौन सा? फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1। अब सेकंड भी फर्स्ट पे फोर्स लगाएगा और ये भी रिपेल कर रहा है, तो इसका रिपल्सिव फोर्स कुछ ऐसे आएगा। तो F12 क्या है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि ये फोर्सेस कैसे आते हैं। ये जो भी फोर्स है, दिस इज, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। This is directly proportional to the magnitude of product of magnitude of two charges। अगर दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काफी ज्यादा आएगा, अगर कम है तो कम आएगा। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है। इसके अलावा डिस्टेंस के साथ ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे चार्जेस को एक दूसरे से दूर लेकर जाते हैं वैसे वैसे ये जो फोर्स है वो कम होता जाता है। पास में होंगे चार्जेस तो फोर्स ज्यादा लगेगा। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में FE कितना आ जाएगा? FE इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के एक कांस्टेंट लगा देते हैं K, एंड इट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज नॉन एज कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, वेयर K इज व्हाट? K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K को क्या कहते हैं हम? K इज नॉन एज, लिख लेते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इस K की वैल्यू क्या होती है?
k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और k की अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट k। k की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? k डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम पे ये डिपेंड करता है। यहां पे जो ये हमने E नॉट लिख रखा है इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और E नॉट है इसका मतलब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये हमारे पास आ गया कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम मल्टीपल टाइम्स इसका यूज करते हुए चलेंगे। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शंस को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होता है। तो हर जगह पे आप ट्राई करेंगे कि सबसे पहले फोर्सेस के डायरेक्शन को ध्यान में रखें, उसके बाद में आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। क्योंकि जो गलतियां होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में वो मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्शन को लेके ही होती है, तो हम डायरेक्शंस पे बहुत ज्यादा फोकस रखेंगे। डायरेक्शन पे फोकस रख रहे हैं इसलिए कूलम्स फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे। वेक्टर फॉर्म के लिए एक XY प्लेन ले लेते हैं। यहां पे हमने चार्ज ले रखा है Q1, यहां चार्ज ले रखा है Q2। इसका पोजीशन वेक्टर है R1 के बराबर, इसका पोजीशन वेक्टर है R2 के बराबर। अगर मुझे Q1 और Q2 के बीच में फोर्स देखना है, अब आप देखो दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब फोर्स किधर लगेगा? दोनों के बीच की जो लाइन ज्वाइन हो रही है उसके अलोंग, और ये फोर्स Q2 पे इस डायरेक्शन में लगेगा और Q1 पे इधर। तो दिस इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड एंड दिस फोर्स इज फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1। इफ आई नीड टू फाइंड आउट फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1, तो मतलब मुझे इन दोनों के बीच का ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी पता होना जरूरी है, विच शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तभी मैं इसको फाइंड आउट कर पाऊंगी। क्योंकि अगर ये वाली चीज पता होगी, डिस्टेंस भी चाहिए होता है ना, F का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है? दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। तो अब देखो यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर R1 है, दूसरा पोजीशन वेक्टर R2 है, हमें बीच वाला चीज देखना है। तो अब बीच वाले को फाइंड आउट करने के लिए हम वेक्टर एडिशन का रूल यहाँ पे यूज में लेंगे। और वेक्टर एडिशन के रूल को कैसे लगाएंगे? एक वेक्टर आया R1, अब इसकी हेड से दूसरा अटैच्ड है, ये मैं इसको ले लेती हूं किसके बराबर? R21 के बराबर। दिस इज R21, ठीक है। अब दूसरे वाले का हेड और पहले वाले की टेल ये मिलके हमें रिजल्टेंट देते हैं, और यहां पे रिजल्टेंट क्या है? R2 के बराबर। कैसे लिखेंगे हम? R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, दिस शुड बी इक्वल टू R2 वेक्टर। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें फाइंड आउट करना है R21 की वैल्यू। तो R21 की वैल्यू हमें मिल जाएगी R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 वेक्टर। तो हम यहाँ पे इसमें वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसको लिख लेते हैं R21 स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? यूनिट वेक्टर बराबर होता है R वेक्टर डिवाइड बाय R21 का मैग्नीट्यूड। ध्यान रखेंगे ये क्लास 11th में हम लोग वेक्टर्स पढ़ के आए हुए हैं, बस उन्हीं को रिवाइज करवाया। ये पहला फोर्स हो गया। दूसरा, अगर हम R21 की जगह वैल्यू पुट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर डिवाइड बाय R21 मैग्नीट्यूड। इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नीचे हो जाएगा R क्यूब के बराबर। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये F21 के लिए हमने लिखा। सिमिलरली हम F12 के लिए भी लिख सकते हैं। F12 के लिए कैसे लिखेंगे? सेम मेथड अप्लाई करेंगे F12 के लिए भी। अब F12 के लिए हमें ये वाला पोजीशन वेक्टर लेना है, इसको हम R12 लिख देते हैं यहाँ पे। तो F12 आपके पास आएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, ठीक है, R12 का स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर।
ठीक है, R12 कैसे निकलेगा? R12 निकलेगा R2 वेक्टर प्लस R12, दिस इज इक्वल टू R1 वेक्टर। वेक्टर एडिशन लॉ लगाओ, क्या यही आएगा? ठीक है, अब यहां से R12 हमें मिल गया R1 माइनस R2 वेक्टर, बस ये लिखना है। जो R21 हमें मिला था, R21 किसके बराबर मिला था? R21 वॉज इक्वल टू R2 माइनस R1, और R12 मिला है R1 माइनस R2। तो क्या हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि R12 जो वेक्टर है दैट इज इक्वल टू माइनस R21? अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में वेक्टर्स पढ़ रखे होंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इसको सॉल्व करने में। अगर वेक्टर्स नहीं पढ़े तो एक बार वेक्टर्स रिवाइज करना, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उन सब में हमें वेक्टर्स की हेल्प चाहिए होगी, बिना वेक्टर्स के हम इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये R12 किसके बराबर? माइनस R21 के बराबर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमें F12 किसके बराबर मिल जाएगा? वी कैन गेट F12 दिस, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। यहीं से अगर मैं R12 की जगह माइनस R21 लिख दूं तो क्या हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑन वन पार्टिकल ड्यू टू सेकंड है दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू वन, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है। तो यहां से एक चीज और हमें पता चली कि जो ये वेक्टर फॉर्म है कूलाम्स लॉ की, ये किसको फॉलो करती है? ये फॉलो करती है न्यूटन के थर्ड लॉ को। तो इट इज इन द सिंक विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसके अलावा जितने भी फोर्सेस हम यहाँ पे लेते हैं वो सारे के सारे फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब जो सेंटर से लगने वाले हैं, तो चार्जेस के सेंटर से हम फोर्स को कंसीडर करेंगे। न्यूटन के थर्ड लॉ को ये फॉलो करता है। वेक्टर्स का ध्यान में रखते हुए हमेशा हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है। आई होप इतना हो जाएगा आप लोगों से आराम से। इंपॉर्टेंस क्या है वेक्टर फॉर्म की? एक तो कूलाम्स फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस है, ऐसा ये बताता है। दूसरा ये कहता है कि कूलाम्स लॉ जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है। कूलाम फोर्स की जो रेंज है दैट वेरीज फ्रॉम 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर टू 10 टू द पावर 18 मीटर। अगर हम न्यूक्लियस में जाके बात करें तो न्यूक्लियस में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम न्यूक्लियर लेवल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को यूज नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस इतने ज्यादा हैं कि उनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को इग्नोर करना पड़ता है। तो जब भी न्यूक्लियर रेंज की बात आ जाएगी, न्यूक्लियर फोर्सेस जहां लग रहे होंगे वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को हम इग्नोर करते हैं प्रैक्टिकली। बाकी इसकी रेंज कहां से कहां लाई करती है? 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर टू 10 टू द पावर 18 मीटर्स। कूलाम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ कहती है कि जो चार्जेस हैं अगर वो रेस्ट की कंडीशन में है तभी हम उनके ऊपर कूलाम्स लॉ लगा सकते हैं। अगर मूविंग चार्जेस हैं तो उनपे कूलाम्स लॉ नहीं लग सकता। दूसरा, इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मतलब है जिनका मास हम किसी एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मान रहे हैं, उसे हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ले लेंगे तो फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे कूलाम्स लॉ अप्लाई नहीं हो पाता। थर्ड, हम कहते हैं कि जो सेपरेशन बिटवीन द चार्ज है दैट शुड बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज। अगर सेपरेशन कम होगा न्यूक्लियर साइज से तो फिर न्यूक्लियर फोर्सेस जो है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वो इसको डिफीट कर देंगे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को ऊपर चले जाते हैं, वो इसको इफेक्ट को दिखने नहीं देते। तो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ। देन नेक्स्ट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आज के लेक्चर में हम कूलाम्स लॉ तक पढ़ा है हमने। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर कूलाम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्लास एंड करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर आप लोगों को देना चाहती हूँ। आईपीए इंस्टीट्यूट पे अभी 3 बैचेस करंटली रनिंग में है। पहला निर्माण बैच, दूसरा पराक्रम बैच, तीसरा अभ्यास बैच। निर्माण क्लास 11th के लिए, पराक्रम क्लास 12th के लिए और अभ्यास बैच ड्रॉपर क्लास के लिए है। अगर आप फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स में इंक्लूड होते हैं जो इन कोर्सेज के लिए एनरोलमेंट करवा रहे हैं, तो जो भी फीस यहाँ पे मेंशन्ड है उस फीस का 50% ऑफ हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहूंगी कि जल्दी से आप लोग एनरोलमेंट करवाइए ताकि आप इस 50% ऑफ का जो ऑफर यहाँ चल रहा है उसे अवेल कर पाएं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू एनरोल फॉर दीज कोर्सेज, तो यहाँ पे एक QR कोड दिया हुआ है। इस QR कोड को स्कैन करने पे आप आईपीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे डायरेक्ट हो जाते हैं। वहां जाके आप तीनों में से किसी भी बैच में एनरोलमेंट करवा सकते हैं, या फिर आप आईपीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके भी इन बैचेस में किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।